हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में हम सभी लोग रेलवे के जो जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, पीवाईक्यू में आए हैं, उसका एनालिसिस करेंगे और यह भी देखेंगे इसमें कि कैसे कम से कम जानकारी में सटीक आंसर चूज किया जाता है। ज़्यादा पढ़ के तो कोई भी लगा लेगा, ज़्यादा पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसको ज़्यादा जानकारी होगी ही होगी, लेकिन कम से कम पढ़ के या कम से कम जानकारी में कैसे सटीक ऑप्शन चूज किया जाता है, यह इस वीडियो में हम सभी लोग देखेंगे। वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा। तो आइए आप के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहले प्रश्न में यहाँ दिया गया है, सोनिक ब्रूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल, ऑप्शन से यहाँ दिया गया है, ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश की चाल की तुलना में अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ध्वनि की चाल की तुलना में कम होती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ध्वनि की चाल के बराबर होती है। चौथा ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो सोनिक ब्रूम यहाँ पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है। ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होगी तो सोनिक ब्रूम तभी उत्पन्न होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन 1 सही है। यह वीडियो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई सभी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं वहीं से हम प्रश्नों को उठाए हैं और उसी को सॉल्व कराएंगे। और कम से कम जानकारी में कैसे आंसर टिक किया जाता है, इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है, बनाने का और सॉल्व कराने का। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, यदि आप इस प्रश्न को रिकॉल कर पा रहे होंगे, इसे आप प्रश्नों को पढ़िए, तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ इसका ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होगा तो सोनिक ब्रूम उत्पन्न होगा। तो फिर आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर 50-50 का चांस है तो प्रश्नों को गलत होने की संभावना भी ज़्यादा ही रहती है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 पहला ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 72 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 370 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 100 चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न में राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं? क्षमा प्रदान करना का अधिकार जो संविधान में अनुच्छेद 72 के तहत ही मिला है। अनुच्छेद 72 राइट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें देख लेते हैं एक दो अनुच्छेद और, जैसे अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, जो विशेष अधिकार मिला था, इसे 2019 में समाप्त कर दिया गया है। इसके कुछ आर्टिकल, कुछ भाग को इसमें समाप्त कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों की एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग है। पदार्थों के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग है। यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं, सूत्र द्रव्यमान, मोल, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा आणविक द्रव्यमान। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊंचे पेड़ों में दारू जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्वागति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं? रेलवे के एग्जाम में टाइम कम होता है, इसलिए आप कोशिश करिए एक ही बार में प्रश्न को पढ़ के समझ लें। और ऑप्शन पढ़ते समय यह भी ध्यान रखें कि एक ही बार चारों ऑप्शन को पढ़ें और समझ लें कि क्या इसमें सही हो सकता है। इससे आपका टाइम बचत होगा और आप मैथ और रीजनिंग में टाइम दे पाएंगे।
क्योंकि 40 से 45 प्रश्न तो आते ही हैं रेलवे के एग्जाम में। 40 से 45 प्रश्न श्योर हैं, आएंगे ही आएंगे। इतने क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस पेपर में रहता है, लगभग 50 से 55 प्रश्न ये मैथ और रीजनिंग के रहते हैं। और जीके जीएस हो गए। और हाँ, इसमें करंट अफेयर मुश्किल से 2 से 3 प्रश्न ही आते हैं। अगर मैक्सिमम हुआ 3 से 5 आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं करंट अफेयर्स के। आइए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ दिया गया है श्वसन और ससंजन, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजन और असंजन, मूलदाब, ससंजन और असंजन, वाष्पोत्सर्जन और असंजन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजन और असंजन। ससंजन बल जो होता है वो समान अणुओं के बीच लगता है, असंजन बल असमान अणुओं के बीच लगता है जो बल कार्य करता है। उस असंजन वाष्पोत्सर्जन और खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन और खिंचाव में जल का वाष्पीकरण होना पौधों की पत्तियों द्वारा, तो यह वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। और जल जो है जड़ से ऊपर तक जाता है तो खिंचाव होगा। तो यह प्रश्न इसमें राइट है। श्वसन और ससंजन एक गलत ऑप्शन दिया गया है। मूलदाब, ससंजन, असंजन यह भी गलत दिया गया। वाष्पोत्सर्जन और असंजन यह भी गलत दिया गया इसमें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श अवश्य करना चाहिए। ऑप्शन 7 एक दिया गया है यहाँ पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश और जिस उच्च न्यायालय में नियुक्त की जानी है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा पूछा गया इसमें। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। तीसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। चौथा ऑप्शन मंत्रिपरिषद। तो यहाँ जो होता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, पॉलिटी में आप पढ़ेंगे तो उसमें जो हमेशा पढ़ाया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर तीनों से परामर्श करते हैं राष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट जवाब यही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन पूछा, ये शब्द हमें इस प्रश्न का की पॉइंट है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शंस दिया गया अमाशय, मुख, आंत, ग्रहणी। अमाशय पहला ऑप्शन है, मुख दूसरा ऑप्शन है, आंत तीसरा ऑप्शन है, ग्रहणी चौथा ऑप्शन है। तो प्रोटीन का पाचन तो अमाशय से ही स्टार्ट होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उच्च जीवों में लैंगिक जनन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं जो संततियों में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करती हैं? उच्च जीवों में लैंगिक जनन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं जो संततियों में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। समसूत्री विभाजन तथा निषेचन पहला ऑप्शन है, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन दूसरा ऑप्शन है, समसूत्री विभाजन तथा द्विखंडन तीसरा ऑप्शन है, अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन। ऑप्शन 2 करेक्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1929 में हुए दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? 1929 में जो असेंबली कांड हुआ था वही पूछ रहा है इसमें। हिस्ट्री का ये प्रश्न है, हिस्ट्री। अब से हम लिखते चलेंगे कहाँ से किस सेक्शन का ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है उधम सिंह मंगल पांडे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सूरसेन रामप्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, चौथा ऑप्शन दिया है रामप्रसाद और अशफाकुल्ला। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1929 में शायद रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो यही अभी करवाए हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त राइट ऑप्शन होगा। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ऑप्शन दिया गया अवयव पहला ऑप्शन है, विलयन दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है कण चौथा ऑप्शन है। इस प्रश्न में राइट जवाब होगा विलयन। सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला रासायनिक परिवर्तन, दूसरा भौतिक परिवर्तन, तीसरा रासायनिक फिर भौतिक, चौथा ऑप्शन दिया गया है भौतिक फिर रासायनिक। तो चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? चेंजेस को या रासायनिक परिवर्तन में एक नया उत्पाद बनता है, पुनः इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें नया तो बनता है कुछ, परंतु इसे दोबारा चेंज किया जा सकता है अपने मूल अवस्था में, पुनः इसे मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक से फिर भौतिक, ये तो कभी संभव ही नहीं। भौतिक से फिर रासायनिक, यह संभव है, यह संभव है। तो इसमें पूछा है चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो चीनी को जल में घोलेंगे, फिर जल को वाष्पीकरण करके हम चीनी प्राप्त कर लेंगे, तो यह हमारा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है? यहाँ मृत जीवी पूछा गया है। अमरबेल, कसकुटा पहला ऑप्शन दिया गया है, राइजोपस दूसरा ऑप्शन दिया गया है, स्पायरोगाइरा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, घास चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो मृत जीवी राइजोपस होगा, ये मृत जीवी। अमरबेल तो परजीवी होते हैं, कसकुटा परजीवी होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राजभाषा अनुच्छेद 88 पहला ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 123 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 343 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 301 चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 343। इसी में राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, राजभाषा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी पुष्प और मधुमक्खी के बीच का संबंध पुष्प में किसमें सहायक होगा? ऑप्शंस द्रुत विकास पहला ऑप्शन दिया गया है, परागण दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पराग का त्वरित अंकुरण तीसरा ऑप्शन दिया गया है, आकार में वृद्धि चौथा ऑप्शन दिया गया है। जैसे आपने चारों ऑप्शन पढ़ा है इसमें, तैसे
तुरंत ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ परागण ही सही है। तो आप बहुत शानदार तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका सभी प्रश्न अच्छे से सही भी होगा। नहीं तो फिर वही दुविधा रहेगी, सही होगा कि नहीं सही होगा, कितना सही होगा। इसमें पूछा किसी पुष्प और मधुमक्खी के बीच का संबंध पुष्प में किसके लिए किसमें सहायक होगा, तो परागण में सहायक होगा। पर परागण, स्वपरागण, ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चंस है, बायोलॉजी का क्वेश्चंस है। थोड़ा खांसी आ रहा है, फिर भी हम आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो आप लोगों को बराबर ना मिले। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर केवल महिलाएं हैं। दमन दीव भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात। इस प्रश्न में यही चीज पूछना चाह रहा है 2011 की जनगणना। तो प्रति 1000 पर गणना किया ही जाता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया। 818 पहला ऑप्शन दिया गया है, 618 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 717 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, 534 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 618। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फसल उत्सव नवन्ना में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पश्चिम बंगाल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गैल्वेनीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें लोहे को धातु की एक पतली परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया, पहला गैलियम है, दूसरा ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन जिंक दिया गया, चौथा ऑप्शन सिल्वर दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा जिंक। जिंक की परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जाता है। तो यहाँ जिंक। इसका प्रतीक होता है Zn। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। ऑप्शन दिया जहांगीर, पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है औरंगजेब, चौथा ऑप्शन दिया गया है। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, यही इसमें पूछा गया 1613 ईस्वी में। तो उस समय के मुगल सम्राट थे जहांगीर साहब। इन्होंने अंग्रेजों को कंपनी खोलने के लिए अनुमति दे दी थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है नीरज चोपड़ा, दूसरा ऑप्शन दिया गया पंकज अडवाणी, सौरभ चौधरी तीसरा ऑप्शन दिया गया है, मनिका बत्रा चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसमें देख लेते हैं पंकज आडवाणी जो है स्नूकर से संबंधित है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, ये सब तो उतना नहीं पूछा जाता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है।
पहला ऑप्शन है दिया द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण दूसरा ऑप्शन दिया गया, ऊर्जा संरक्षण तीसरा ऑप्शन दिया, बल संरक्षण चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा रेखीय संवेग संरक्षण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छऊ नृत्य मार्शल परंपराओं, मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है। यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो छऊ नृत्य मार्शल परंपरा मंदिर अनुष्ठानों का मिश्रण है, तो यह पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसको हम मैप से बना के दिखा देते हैं। इस एरिया में हमारा पूर्वी, वैसे पूर्वोत्तर भी इसको बोला जाता है, पूर्वोत्तर भी बोला जाता है। लेकिन इसमें पूर्वोत्तर दिया नहीं है, तो हमें पूर्वी ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी होता है छऊ नृत्य और यहाँ भी होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वर्णकार द्वारा सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल पहला ऑप्शन है, नाइट्रिक अम्ल दूसरा ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीसरा ऑप्शन दिया गया, फास्फोरिक अम्ल चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब है नाइट्रिक अम्ल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल का इसमें एग्जाम्पल पूछा गया है। ऑप्शन से यहाँ मक्का पहला ऑप्शन दिया गया, चावल दूसरा ऑप्शन दिया गया, मूंगफली तीसरा ऑप्शन दिया गया, सरसों चौथा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सरसों। रबी की फसल में गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, ये सब आते हैं। ये चावल तो होगा नहीं, मूंगफली भी नहीं होगा, मक्का भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। मैग्नीशियम पहला ऑप्शन दिया है, फास्फोरस दूसरा ऑप्शन है, लौह तीसरा ऑप्शन है, कैल्शियम चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मैग्नीशियम। हरे वर्णक स्थिर रहता है मैग्नीशियम, Mg यह धातु है। इस प्रश्न में देखते हैं क्या कब बोला गया है। क्लोरीन काइमा क्या है? बायोलॉजी का यह प्रश्न है। यह कोलिन काइमा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। यह पैरेंकाइमा युक्त वायु है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। यह क्लोरोप्लास्ट युक्त पैरेंकाइमा है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। यह स्क्लेरेंकाइमा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा यह
क्लोरोप्लास्ट युक्त पैरेंकाइमा है, पैरेंकाइमा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बकमिनिस्टर फुलरीन जो फुटबॉल की तरह दिखता है किसका प्ररूप है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। फास्फोरस पहला ऑप्शन है, सल्फर दूसरा ऑप्शन दिया गया, कार्बन तीसरा ऑप्शन दिया गया है, टिन चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कार्बन। बकमिनिस्टर फुलरीन फुटबॉल की तरह दिखता है, बहुत हार्ड और हल्का होता है, कठोर एवं हल्का पदार्थ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ऑप्शन यहाँ दिए गए। ब्रिटिश पहला ऑप्शन है, पुर्तगाली दूसरा ऑप्शन है, फ्रांसीसी तीसरा ऑप्शन है, डच निवासी चौथा ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा भारत में पहले व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया था? पुर्तगाली। जैसे कि वास्को डी गामा 1498 में ही भारत आ गया था। कालीकट केरल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा यह नाविक था, नाविक एंड व्यापारी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शंस देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। अनुप्रस्थ तरंग की व्याख्या प्रकाश के लिए कौन करता है? अपवर्तन करता है, विवर्तन करता है, व्यतिकरण करता है, ध्रुवण करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ध्रुवण। इसको इंग्लिश में पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन, ध्रुवण। या इसी को चकाचौंध समझ सकते हैं, चकाचौंध। और ध्रुवण की घटना को आप लोग जो हेडलाइट देखे होंगे बाइक का, हेडलाइट, उसमें एक ऐसे कटोरा लगा रहता है, कटोरे टाइप का। इसमें एक यहाँ बल्ब लगा रहता है, बल्ब। यहाँ ऐसे इस पे पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, इससे इसका फोकस दूर तक जाए और सीधी रेखा में जाए। तो यही पोलराइजेशन की घटना होती है हेडलाइट में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष इनमें से विकल्प में चुनिए। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए। देखिए आधा अधूरा प्रश्न लिखता है इसमें रेलवे में, बस आपको समझ के आंसर टिक करना रहता है। 1984 इसमें लिखा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न में से दिए गए विकल्प में से चुनिए। बस इतना लिख के ऑप्शन दिया 1984, 1980, 1981, 1982। तो इस पर नाबार्डा के बारे में पूछ रहा है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, उन्नीस सौ बयासी में इसकी स्थापना हुई थी। कभी कभी इसमें डेट, तिथि, महीना भी पूछ लेता है, तो 12 जुलाई 1982 आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? कैंसर पहला ऑप्शन दिया गया है, घेंगा दूसरा ऑप्शन दिया गया है, त्वचा रोग तीसरा ऑप्शन दिया गया है, दांतों में सुड़न चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कोबाल्ट 60 पूछा है तो कैंसर, कोबाल्ट का समस्थानिक। वैसे कोबाल्ट 60 भी एक होता है, कैंसर के उपचार में बहुत उपयोगी होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट
शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की टेबल बनाने में सक्षम बनाती है। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। हाइपरलिंक, स्टाइलस, स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक, मेल मर्ज। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा स्टाइलस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त का सेनापति था जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन सा था? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। शुंग पहला ऑप्शन है, सातवाहन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, छेदी तीसरा ऑप्शन दिया गया है, कर्ण चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस पर इसका राइट जवाब होगा शुंग वंश का। पुष्यमित्र शुंग वंश से संबंधित थे। मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक वीरदत्त के सेनापति थे, धोखे से इनको मारकर राजपाट हथिया लिए थे और यह सब घटना वर्तमान बिहार पटना में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घोंघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यहाँ ऑप्शन दिए गए। आयोडीन 131 पहला ऑप्शन दिया गया है, कोबाल्ट 60 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सोडियम 24 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यूरेनियम 235 चौथा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा घोंघा रोग, घेंगा रोग यहाँ लिखा है, तो आयोडीन 131 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? बाजीराव द्वितीय पहला ऑप्शन दिया गया, नारायण राव दूसरा ऑप्शन दिया गया, रघुनाथ राव तीसरा ऑप्शन दिया गया, माधवराव द्वितीय चौथा ऑप्शन दिया गया है। रघुनाथ राव, नारायण राव, बाजीराव द्वितीय। तो मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। इस प्रश्न का राइट जवाब पहला सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसमें जो मराठा साम्राज्य का उदय था ये महाराष्ट्र से ही माना जाता है, वर्तमान महाराष्ट्र। प्रोकैरियोटिक की तुलना में यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विशिष्ट रूप से उपस्थित होती है? तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं देखते हैं क्या दिया गया है। कोशिका भित्ति पहला ऑप्शन दिया गया है, जीवद्रव्य झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली दूसरा ऑप्शन दिया गया है, न्यूक्लिक अम्ल तीसरा ऑप्शन दिया गया है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही मिलान है? एक तरफ चट्टानों के प्रकार दिया गया है, एक तरफ उदाहरण इसके दिए गए हैं। अवसादी चट्टान, अग्निमय पत्थर, रूपांतरित चट्टान। इधर ग्रेनाइट है, चूना पत्थर है और नीस दिया गया है। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं और ये बहुत मुलायम भी होता है इन दोनों की तुलना में। तो इसको सही पेयर यहाँ चूना पत्थर हो जाएगा। अग्निमय पत्थर ये बहुत सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, तो ये ग्रेनाइट राइट इसमें होगा। रूपांतरित चट्टान, नीस, ये रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें देख लेते हैं पहले का दूसरा यहाँ दिया गया है, दूसरे का पहला यहाँ दिया गया है, तीसरे का तीसरा यहाँ दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब चौथा सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम पीढ़ी के कंप्यूटरों में विकसित किए गए थे। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा
दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आज का लास्ट प्रश्न है। आप सभी के लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि कैसे प्रश्नों को करना है, कैसे ऑप्शंस को डील करना है, ये सब हम इस सेशंस में लेकर आगे के जितने भी वीडियो बनाएंगे इसमें इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते रहेंगे। तो पढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न को। इसमें लिखा गया, भारत में पहले सोने के सिक्के राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। पहला सोना का सिक्का किसने जारी किया था, किस राजवंश ने जारी किया गया था भारत में? तो कुषाण पहला ऑप्शन दिया गया है, चोल दूसरा ऑप्शन दिया गया है, गुप्त तीसरा ऑप्शन दिया है, मौर्य चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कुषाण शासकों ने जारी किया था सोने के सिक्के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।